हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है इस फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में। आज हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट का एनालिसिस कैसे करते हैं। बट सबसे पहले मैं बता दूं कि बैलेंस शीट देखने के लिए बेसिकली बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। हर वेबसाइट पे सेम ही डेटा रहता है, कुछ अलग नहीं रहता, करेक्ट होता है। मैंने क्रॉस चेक जब मैं नया था तब मैं करता था ये सब चीज़ें। तो मैं आपको कहूँगा कि आप मनी कंट्रोल यूज़ करो, मनी कंट्रोल बेस्ट है। बट नए यूजर के लिए थोड़ी हार्ड जाती है, आई नो। बट जैसे जैसे मैं एक एक चीज़ दिखाते जाऊंगा, आप भी सीखते जाओगे, तो इसमें इतना कुछ हार्ड नहीं है। उसके साथ साथ हम स्क्रीनर भी यूज़ करेंगे, बट उसके बारे में एकदम एंड में बताऊंगा स्क्रीनर क्यों यूज़ करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्टली मनी कंट्रोल पे जाता हूँ। एंड यहाँ कोई भी एक कंपनी सर्च करते हैं, जैसे कि TCS। तो थोड़ा इंटरनेट शायद स्लो है, बारिश भी हो रही है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग को एक डैशबोर्ड आ गया जिसमें हम देख सकते हैं TCS का पूरा डेटा ओपन हो गया। तो जैसे ही कोई नया यूज़र जिसने कभी पहले मनी कंट्रोल यूज नहीं किया हो तो टेंशन में आ जाता है, भाई ये सब नीचे नीचे जाते हैं, ये सब क्या है या कैसे चेक करना है। तो टेंशन मत लो, इसके बारे में हम एंड में एक वीडियो बनाएंगे ज़रूर कि कौन सा वेबसाइट कैसे यूज़ करना है। तो चलो पहले सब एकदम नीचे नीचे जाओ, आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल। देखो कॉर्पोरेट एक्शन नीचे फाइनेंशियल है, तो हमें कंसोलिडेटेड देखना है। तो कंसोलिडेटेड के साथ स्टैंड अलोन भी देखना है। हम एज ए एग्जांपल आज कंसोलिडेटेड ही देखेंगे, ओके। तो स्टैंड अलोन भी क्यों देखना है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो वो वीडियो ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखा है। तो यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे बैलेंस शीट लिखा है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। तो अभी नया डैशबोर्ड ओपन हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड जो ऑप्शन है, तो मैं कंसोलिडेटेड पे क्लिक कर रहा हूँ। एंड ये पूरी बैलेंस शीट अभी ओपन हो गई है। बट अभी ये तो हो गई इस वेबसाइट की बैलेंस शीट। अगर आप स्क्रीनर या किसी और वेबसाइट पे देखोगे तो उस पर कुछ तो अलग टर्म्स लिखे होंगे। जैसे यहाँ अगर लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अगर आप यहाँ देख सकते हो नॉन करंट लिएबिलिटीज के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है या अदर लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज है, तो ये सब की जगह कुछ तो और लिखा होगा। मीनिंग सेम ही रहता है बट अलग अलग वर्ड यूज किए। बट ऐसा क्यों? तो क्या है कि पहले जो एक स्टैंडर्ड होता था, एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपनीज को अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं, बैलेंस शीट हो या P&L स्टेटमेंट हो। बट अभी ये स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है। अगर आप किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट खोल के देखोगे तो उसमें ये सब टर्म होगे भी नहीं जो आपको मनी कंट्रोल पे दिख रहे हैं। कुछ तो और ही लिखा होगा इसके जगह। कुछ चीज़ें मैच कर जाएगी बट कुछ नहीं कर पाओगे आप। उसका रीज़न ये कि जो अभी फिलहाल एनुअल रिपोर्ट्स में है वो एक्चुअल जो अभी स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है हमारे कंट्री, जो सभी कंपनी को कहा गया है वो स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड में लिखा जाता है। और ये पुराना फॉर्मेट है, ओके, जो आप मनी कंट्रोल पे देख रहे हैं। एंड बाकी जो वेबसाइट पे आप देख रहे हो तो उसमें इतने सारे पॉइंट्स नहीं होते, इसमें इसका ही शॉर्ट में होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मनी कंट्रोल यूज़ करो। इसमें पुराना फॉर्मेट है जो समझने के लिए थोड़ा आसान होता है। एंड जैसे आप ये समझ जाओगे तो नया फॉर्मेट भी आप इजीली समझ जाओगे, वो आपको किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं। यहाँ हर साल का डेटा है, तो 2017, 18, 19, 20, 21 पिछले 5 साल का, और हमें कम से कम 5 साल का तो देखना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो सेक्शन होता है इक्विटीज एंड लिएबिलिटीज। तो उसमें 2 सेक्शन होते हैं, इक्विटी एंड लिएबिलिटी। सबसे पहले हम लोग इक्विटी देखेंगे। इक्विटी में है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि शेयर होल्डर्स फंड कहा जाता है। तो ये बेसिकली होता क्या है, तो एक एज एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है उसके बाद अगर कंपनी, समझो ये TCS है, वो पहले बार अपनी IPO लेके आए हो, तो शेयर होल्डर से उसने फंड जमा किए, ओके, IPO के माध्यम से। तो वो फंड वो यहाँ पे दिखाएगी, ओके, 197 करोड़। बट आपको यार TCS इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ इतने का IPO था, नहीं, इतना कम का मतलब इशू नहीं हुआ होगा। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि शेयर बायबैक हुए होंगे, ओके, या और ज़्यादा शेयर इशू किए होंगे, तो उससे
कम ज़्यादा होती रहती है वैल्यू। तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। अभी समझो, एक सिर्फ एज्यूम कर लो कोई और कंपनी, उन्होंने IPO लाया 197 करोड़ का। तो इस साल जो आप देख सकते हो मार्च 2017 के एंड में यहाँ 197 करोड़ दिखेगा। तो ऐसा समझ लो कि अगले साल वापस 6 करोड़ के शेयर बाय बैक कर ले, वापस कंपनी ने खरीद ले शेयर होल्डर से। तो 191 वापस FPO लाया, तो ये और पैसे इसमें ऐड हो गए। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। और ये सब FPO IPO नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, या किसी और को इशू कर दी या किसी फंड को इशू कर दी। ये सब चीज़ें उससे इक्विटी शेयर कैपिटल कम ज़्यादा आपको दिखाई देगा, बट इतना उसमें डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ टोटल शेयर कैपिटल है, ओके। तो उसके नीचे सबसे मेन चीज़ है रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब कंपनी के पास अभी कितने रिजर्व, कितना फंड बैलेंस पड़ा है, ओके। तो 86,000 करोड़ रुपीज TCS के पास है। अभी यहाँ देखने क्या है, इस सेक्शन जो है इक्विटीज वाला सेक्शन, यहाँ देखना क्या है कि यार यहाँ देखो, जब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट ली थी तो इन्वेस्टर ने लगभग अराउंड ऐसे समझ लो 370 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, ओके। तो उसके बदले आज कंपनी के पास कितने फंड्स हैं, 86,000 करोड़। अगर आज भी कंपनी बंद पड़ जाती है तो 86,000 करोड़ है कंपनी के पास। इसका मतलब ये नहीं कि ये शेयर होल्डर्स को जाएंगे, ये कंपनी के ओनर्स को जाते हैं। ओनर्स मतलब क्या, शेयर होल्डर्स भी ओनर्स होते हैं, बट जो प्राइमरी ओनर्स होते हैं जो टाटा ग्रुप, उनको जाते हैं। बट देखने के लिए आप देख सकते हो कि इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब जो फंडिंग ली थी एकदम स्टार्टिंग में वो 370 करोड़ की आप कह सकते हो। उससे कंपैरेटिवली कंपनी के पास इतना बड़ा फंड आज मौजूद है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात क्या है कि जिस कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस ज़्यादा होते हैं तो वही कंपनी बोनस या डिविडेंड देगी ना। जिस कंपनी के पास पैसा ही नहीं है वो डिविडेंड कैसे देगी भाई। ये बात सही है कि डिविडेंड है जो एनुअल इनकम है उसमें से दिया जाता है, बट अगर कंपनी के पास रिजर्व नहीं तो कंपनी क्या करती है, वो डिविडेंड देने से बजाय वो रिजर्व में पैसा डालती है, अपना रिजर्व बढ़ाने का सोचती है। क्योंकि भविष्य में या फ्यूचर में जब कभी कंपनी पे कोई संकट आए तो वो पैसा काम आ जाए, ओके। तो कंपनी के पास ऑलरेडी इतने रिजर्व है तो कंपनी डेफिनेटली वो पैसा डिविडेंड के रूप में बांटेगी। तो ऐसा इस तरह से इसको देखा जाता है, ओके। तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना वो हर साल बढ़ता रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा कम ज़्यादा होता है, जैसे आप TCS के केस में देख सकते हो 89,000 करोड़ था 3 साल पहले, अभी 86 पे आ गया है, ओके। तो पिछले साल 83 पे गया था, वापस लगभग 3,000 करोड़ से बढ़ा है। 2021 है, 2021 में 3,000 करोड़ से बढ़ा है, तो जो कि एक अच्छी बात है। बैलेंस एक छोटी छोटी परसेंट से बढ़ते रहना चाहिए रिजर्व, ओके। तो कभी भी कोई बड़ा संकट आए तो कंपनी के पास बहुत ही बड़ा फंड है, आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा इस कंपनी को, ओके। तो उसके बाद आते हैं लिएबिलिटी वाला सेक्शन। लिएबिलिटी मतलब तो आसान भाषा में बोलूँ तो कर्जा, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है ये सेक्शन दिखाता है। उसमें से करंट लिएबिलिटीज मतलब जो कर्जा कंपनी को 1 साल के अंदर भरना है, एंड नॉन करंट लिएबिलिटीज मतलब 1 साल के बाद भरना है, ओके। तो इसमें आप देख सकते हो पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब 1 साल के बाद किसको पैसे देने, मतलब समझो कंपनी ने किसी से पैसे लिए, बोरो किए, तो वो कंपनी को देने हैं वापिस, बट वो देने हैं 1 साल के बाद। तो यहाँ पे जीरो है, मतलब कंपनी ने अभी फिलहाल तो किसी से पैसे नहीं लिए। ये है अदर लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज, ओके। अदर लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज में ये देखो, कंपनी जैसे आप कह सकते हो ये भी एक कर्जा है, लॉन्ग टर्म में भरना है, बट ये किस फॉर्म में होता है, जैसे कि कंपनी ने समझो डिबेंचर्स इशू किए हो, या समझो कंपनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किए हो, तो वो भी एक फॉर्म का कर्जा ही होता है ना। कंपनी कुछ इशू करती है बॉन्ड्स या डिबेंचर, तो उससे बदले लोगों से पैसा लेती है, उनको अच्छा रिटर्न देती है। तो ये सब चीज़ें ये लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज में आती है, ओके। तो एक टोटल नॉन करंट लिएबिलिटीज यहाँ पे उनका टोटल है। हमें ये नॉन करंट सेक्शन से इतना कुछ नहीं है, हमें करंट वाला जो सेक्शन होता है वो देखना ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि नॉन करंट देखना नहीं, वो भी देखना है, बट करंट सेक्शन पे ज़्यादा फोकस रखना। अभी जो करंट सेक्शन है तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी से पैसा लिया और वो 1 साल के अंदर वापस करना है, तो फिलहाल तो जीरो है, ओके। ट्रेड पेएबल्स मतलब क्या कि कंपनी ने किसी से सामान लिया है, ओके, एंड उनका पेमेंट करना बाकी,
समझ गए? जैसे कि हम लेते हैं यार कोई बड़ा बिजनेस है, या बिजनेस में कैसा होता है कि हम पहले सामान लेते हैं, एडवांस देते हैं, सामान लेते हैं और बचा हुआ पैसा बाद में देते हैं। तो ऐसा ट्रेड पेबल्स ये बचा हुआ पैसा है तो देना बाकी है 7,800 करोड़ के आस। ओके, तो अदर करंट लिएबिलिटीज उसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक ब्लॉग लिखने वाला हूँ, जो कुछ भी चीज़ें इसमें नहीं है वो सब उस ब्लॉग में ये चीज़ें भी डालूंगा, प्लस वो चीज़ें भी डालूंगा डेप्थ में, ताकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है फाइनेंस में वो लोग पढ़ सके। तो वो आखिर वाला जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इसमें बची हुई अदर करंट लिएबिलिटीज दी हुई है एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो टोटल करंट लिएबिलिटीज कितनी है? 34,000 करोड़। तो ऐसा समझ लो कि TCS को ये एक साल के अंदर 34,000 करोड़ किसको तो देने हैं। ओके, अलग अलग लोग हो सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट हो सकती है या उनके पार्टनर्स हो सकते हैं, उनको देने। ओके, तो ये शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटीज ये सब मिलकर इसका टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि नॉन करंट लायबिलिटीज एंड शेयर कैपिटल। ओके, तो सबसे मेन अभी यहाँ पे एसेट, नॉन करंट एसेट मतलब क्या? जो लॉन्ग टर्म वाले एसेट होते हैं। ओके, तो टेंजिबल एसेट मतलब क्या? जिन एसेट को हम छू सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, कंपनी की बिल्डिंग्स हो सकती है ना जिसमें कंपनी के वर्कर्स काम करते हो, तो उसमें बहुत सारी टेबल कुर्सियाँ होगी, लैपटॉप होंगे, बहुत सारी चीज़ें वो टेंजिबल एसेट में आते हैं। और इंटेंजिबल एसेट मतलब क्या? कि कंपनी की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ इंटेंजिबल एसेट में क्या जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे कि पैसा ही होता है बट जिसे छू नहीं, हम कैश को छू सकते हैं, बट उसी जगह अगर मेरा कोई शेयर को छू नहीं सकते, वो डिपॉजिटरी में डिजिटल फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते बट कंपनी की प्रॉपर्टी होती है उसे इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। ओके, उसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ये लगभग 1,000 करोड़। इसका मतलब क्या? उस कैपिटल का काम चल रहा है, उसको कंपनी ने किसी चीज़ में उसको इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट यानी कि कंपनी कोई तो प्रोडक्ट बना है। ओके, या समझ लो कि आपका कोई पेन बनाने की फैक्ट्री। ओके, तो पेन के लिए आपको ऊपर से टिप चाहिए पेन को बंद करने के लिए, हर पेन को होती है। तो उसके लिए आपने समझ लो 1,000 करोड़ दे दिए, और आपकी कंपनी की एक सेक्शन है जो टिप बनाने का काम करती है, उनको कहा कि इतना इस साल खर्चा होगा 1,000 करोड़, ये ले लो और टिप बनाने का काम चालू कर दो, इस साल हमें इतने टिप चाहिए। ओके, तो 1,000 करोड़ मेरे लिए हो गए कैपिटल वर्किंग। ओके, ये हो गए फिक्स एसेट टोटल, सब इन सब का टोटल, ये सब फिक्स एसेट होते हैं कंपनी के। ओके, एंड ये नीचे जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है बट वो इन्वेस्टमेंट कंपनी की एक साल के बाद मैच्योर हो। इसमें कुछ भी हो सकता है, FD वगैरह कुछ भी। ओके, ये लॉन्ग टर्म लोन्स या एसेट में लोन्स कैसे आ गए भाई? लोन तो कर्जा होता है। तो इसका क्या होता है कि कंपनी कभी कभी अपने एम्प्लॉयज को लोन दे सकती है, या अपने ये छोटे एसोसिएट कंपनी होती है उनको लोन दे सकती है। तो वो कंपनी के लिए एसेट है, कंपनी इंटरेस्ट के साथ लोन लेती है। ओके, एडवांसेस, जैसे कि छोटी छोटी कंपनी से कंपनी कुछ तो अपना, जो स्टील की कंपनी है, स्टील का प्रोडक्ट कुछ तो बना रही है, तो कोई तो कंपनी उसे स्टील सप्लाई करती है। समझ लो कोई छोटी कंपनी है तो पहले से उसको एडवांस दे दिया, तो वो सब एडवांसेस कंपनी के लिए एसेट होते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आते हैं। ओके, तो ऐसे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी होते हैं, बट ये जो लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉयज या एसोसिएट को दिया हुआ कर्जा है, या कुछ ऐसा 5-6 साल का एक बड़ा क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, तो ये सब चीज़ें नॉन करंट में आती है। बट अगर इनके समझ लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर ही कंप्लीट करना है और अपने एसोसिएट कंपनी के साथ मिलकर TCS करने वाली है, एंड 500 करोड़ उस एसोसिएट कंपनी को दे दी, ये काम करके दो, 1 साल के अंदर हमें करना है, तो वो प्रोडक्ट 1 साल के अंदर ही बनके तैयार हो जाएगा। हाँ, तो वो हो गया करंट एसेट में आ जाएगा। बट 1 साल के बाद वाला जो होता है वो नॉन करंट एसेट में आता है। ओके, तो ये सब छोड़ के जो अदर नॉन करंट एसेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, हमें सिर्फ ऊपर के ऊपर देखना है, ज़्यादा डेप्थ में गया तो वीडियो 1 घंटे 2 घंटे का बन जाएगा, इसलिए मैं उसके लिए आर्टिकल लिखने वाला हूँ, काम टेंशन मत लो। तो इसमें देखना कि बता दूंगा, जस्ट थोड़ा ही बाकी है अभी। तो ये टोटल नॉन करंट एसेट का टोटल है। ओके, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करंट इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है जो 1 साल के अंदर मैच्योर हो जाएगी, वो होती है करंट इन्वेस्टमेंट। कुछ भी हो सकती है,
जैसे कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो सकते हैं 1 साल के अंदर वाले, या शेयर्स हो सकते हैं। कंपनी ने तय कर लिया हम इस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे और 1 साल के अंदर बेच के अपना प्रॉफिट का निकालेंगे, या एफडी हो सकती है। अभी इन्वेंट्री मतलब क्या, कंपनी का समझो, मैंने कहा था कि पेन बनाने वाली कंपनी, तो इस साल मैंने 1000 पेन बनाए एंड 600 बिके, पर 400 पेन बिकने बाकी, तो वो डेफिनेटली अगले साल बिकेंगे। मेरा धंधा ही वही है, मैं बेचूंगा ही, तो वो 400 पेन की जो कीमत है वो इन्वेंट्री में आ जाएगी। वो भी मेरे लिए एसेट है ना मेरे। तो ये है ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके नीचे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है कि मैंने माल बेचा है कस्टमर को बट पैसा आना बाकी। तो बड़े बड़े बिजनेस में क्या होता है, 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ की डील होती है। मैंने 5,000 करोड़ का प्रोडक्ट बेचा, तो उनके लिए 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन ऐसा टाइम होता है, तो उतने दिन में मुझे मेरे पैसे भेज दो। तो इतना पैसा कंपनी का अभी तक आना बाकी है, वो अगले 1 साल के अंदर आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब तो आपको मालूम है, कैश मतलब पैसा, एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कि जो कैश नहीं है बट मैं एज ए ट्रांजैक्शन यूज कर सकता हूँ, एज कैश यूज कर सकता हूँ। ओके। एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होता है, जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके। तो ये सब छोड़ के अगर कुछ कंपनी के एसेट्स हो तो ये शॉर्ट टर्म में यहाँ अदर करंट एसेट में आ जाएंगे। इनका टोटल करंट एसेट का यहाँ टोटल है, और ये करंट एंड नॉन करंट का टोटल यहाँ उसके नीचे है, टोटल एसेट का टोटल। ओके। तो अभी यहाँ देखना क्या है, ओके, पूरे बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्या देखना है कि हमारे जो करंट लिएबिलिटीज है, करंट लिएबिलिटीज का टोटल क्या है यार, 34,000 करोड़, वो करंट एसेट से कम हो। ओके। ये करंट एसेट कितनी है, 99,000 करोड़। ओके। तो बेसिकली उसके आसपास भी हो तो चल जाता है, कोई इशू नहीं। बहुत सारे कंपनी का सेम होता है दोनों भी, करंट एसेट एंड नॉन करंट करंट लिएबिलिटी। बट करंट एसेट हमेशा मैं कहूँगा कि ज्यादा ही होनी चाहिए नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लिएबिलिटी, माफ करना, करंट लिएबिलिटी से थोड़ा मैं भी कंसिडर। एंड और एक इसमें क्या देखना है कि रिजर्व्स हर साल स्टेडीली थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए, कंपनी के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है वो। एंड तीसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ क्या देखनी है कि जो कंपनी के जो भी लोन है या कोई भी चीज है ड्रास्टिकली नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे कि हर साल कंपनी 2,000 करोड़ 3,000 करोड़, जैसे कंपनी ग्रोथ हो रही है वैसे लोन भी कंपनी के समझ में बढ़ सकते हैं। ओके। पैसा रेज कर सकती है कंपनी बिजनेस करने के लिए, बट ऐसा नहीं कि कंपनी की ग्रोथ 10% से 20% से हो रही है। हर साल कंपनी भी लोन 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, बट अचानक 1 साल कंपनी की ग्रोथ 10% से हो गई, बट लोन उन्हें डायरेक्ट 15-20 हज़ार करोड़ का ले लिया। ये अच्छी बात नहीं। ओके। तो ये सब चीज़ें और कुछ चीज़ें अगर मैं बताना चाहूँ तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स वगैरह जो होते हैं, ओके, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ठीक है। ओके। अगर कंपनी का बिजनेस, अगर देखो कंपनी का जो बिजनेस है, अगर कंपनी 1 लाख करोड़ का माल बेच रही है, उसमें से ट्रेड रिसीवेबल्स 30 से 1,000 करोड़ है तो ठीक है। ओके। तो थोड़ा बहुत तो बचता है, या 1 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ ठीक है। पर कंपनी 1 लाख का माल बेच रही है और 1 लाख करोड़ ही ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो कंपनी के पास पैसा अब तो कहा नहीं, तो कंपनी किस पैसा से धंधा करेगी, ये भी देखने वाली चीज़ है ना। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। एंड नीचे जो है ना वो एक्सेप्शनल है, मतलब ऐसा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। नीचे का चीज़ें मत देखो, आपको बैलेंस शीट में भी ये नहीं मिलेंगी, मतलब एनुअल रिपोर्ट में। एंड ये जो कंटीजेंट लिएबिलिटीज जो होती है, ये क्या होती है, बेसिकली कुछ कंपनी ने कमिटमेंट्स किए हैं। अभी मैं एक आसान भाषा में कहूँ, समझ लो आपने कोई डील की, ओके, आपको पता है वो डील आपकी सक्सेसफुल होगी, बट बाई चांस अगर सक्सेसफुल ना हुई तो आपको उससे नुकसान हो सकता। तो कितने का नुकसान होगा, तो वो कंटीजेंट लिएबिलिटीज में आ जाता है। ठीक है। तो मतलब ये सब एक्सेप्शनल चीजें हैं। तो बैलेंस शीट में इतना ये नहीं है, बट बैलेंस शीट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट एसेट करंट लिएबिलिटीज से हमेशा ज्यादा होने चाहिए, या उसकी इक्वल हो भी चल जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस अच्छे से बढ़ते रहने चाहिए, और कंपनी के जो बाकी जो है लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। करंट में पूरा फोकस करो, बट ऐसा नहीं कि नॉन करंट नहीं देखना है, नॉन करंट भी देखना है। ओके। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इतना ही था। और भी जो जिनको डिटेल में देखना है वो लोग मेरा वो आर्टिकल देख सकते हैं, मैं आखिरी वीडियो के एंड में डाल दूंगा उसका लिंक, तो आप वहाँ से देख लेना।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।